हम बारात से इन सबके साथ मिलके सामान जैसा बिठा लेंगे। नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि अभी के अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ किसी की अपराधिनी और पत्नी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि मैं बेवफा बनकर यहाँ से चली जाऊं। यही सही होगा, आपके लिए, हम सब के लिए और पाला के लिए भी। देखो रानी, मुझे दिक्कत नहीं बाला के आसपास रहने में, और अगर हम यहाँ रहेंगे तो बाला को मित्र बना के समझा सकते हैं। नहीं, शायद मैं खुद को नहीं समझा पाऊंगी, और मैं खुद को बांट कर नहीं जी सकती। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दूंगी आपको, बाला को, और खुद अपने आप को भी। बाला बेकसूर है, कसूरवार तो मैं हूं, आप हैं। इसीलिए मैं अपना सामान ले आती हूं और फिर हम कहीं और चलेंगे। देखो संदेश, रानी का फैसला उचित है। तुम्हारे लिए, रानी के लिए और बाला के लिए भी। जिससे मैं जान से मार देता हूँ। नहीं बाला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति हैं। बेचैनी, दुख, तकलीफ कुछ कम हुई? ये लो, इसे भी पी लो, यकीन मानो असर करेगा। लगता है रानी से बहुत गहरा प्रेम किया है तुमने, इसलिए एक बोतल से असर नहीं हुआ। इसे पी लो बाला, और पीते पीते मुझे अपनी प्रेम कहानी सुनाओ। लो बाला, पियो। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। बाला, मुझे भगा ले चल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज मार नहीं खाना चाहती। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। बाला, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन में जो करूं, जहां रहूं, जैसी रहूं, लेकिन तुम्हारे गुनहगार तो रहूंगी ही ना। एक बात कहने आया हूँ। कहो। जो भी आपके पति और बाला भैया के साथ हुआ, उसे लेकर खुद को दोषी मानकर
जीवन भर दुखी मत होइएगा। यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल जाइएगा। इससे जीवन आसान हो जाता है। और यहाँ पर बाला भैया को भी हम धीरे धीरे समझा देंगे। और जीवन में कुछ बातें जितनी जल्दी भूल जाए व्यक्ति के लिए उतना अच्छा होता है। क्या जिंदगी की सबसे प्यारी और सबसे जरूरी चीज को भुलाया जा सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन उसके बगैर जिया जा सकता है। ऐसे जीने से थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन मैं जीऊंगी। रानी रानी नहीं दिख रही। पति कहाँ है उसका? बाबा बाबा बाबा, रानी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, रानी कहाँ है? वो अपने पति के साथ चली गई। चली गई? मतलब कहाँ चली गई? आप में से किसी ने रोका क्यों नहीं उसे? बाला, ये क्या रानी रानी लगा रखा है? हम सब भी है ना, हम सब भी तुझसे प्यार करते हैं। और रानी अपनी मर्जी से अपने पति के साथ गई है, तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? अरे कोशिश तो करते हैं हम लोग। बाला भैया, अभी आप ठीक नहीं है, अंदर चल के आराम से बात करेंगे। अरे नहीं भाई, तू ज्ञानी है, तू दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तुझसे तो बात ही नहीं करनी। तू सबको समझा कर आखिर में यही साबित करता है ना कि तू ही सही है। चलो, बिना किसी बहस के मैं मान लेता हूँ, तू सही है, मैं गलत, है ना बाबा? घर वालों के बारे में सोचूं तो भी मैं गलत, अपने प्यार के बारे में सोचूं तो भी मैं गलत, अगर भीम हक की बात करे तो वो भीमराव अंबेडकर। मैं अपने प्यार का हक मांगू तो भी मैं गलत। बाला बाला सबसे गलत। नहीं बाला, चाहे कोई कुछ भी कहे बाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ बाला। मैं तुम्हें गलत नहीं मानती। नहीं मानते आप मुझे गलत? नहीं मानते ना आप? अरे तुम्हें रोका क्यों नहीं उससे? उस बेवफा औरत को रोका क्यों नहीं आपने? रोकते, समझाते, बोलते उसे कि वो रुक जाए, कि उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म आए ना, मेरे आने के बाद जाती। अरे मनाने का मौका तो देती मुझे। अल्लाह, बाला अंदर जाओ, बाला अंदर जाओ। एक बात कहूं बाबा, आप ना बाप है, एक अच्छे बाप है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आप एक पक्षपाती बाप है। आपके लिए भीम चाहिए, आनंद चाहिए, रुचा मंजुला चाहिए, सिर्फ मैं ही गलत हूं। लेकिन मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। मैं चिक चिक कर सबको बताऊंगा कि रानी बेवफा थी और उसके भागने में मदद मेरे महान परिवार ने की है। बाला भैया, आप शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगा। मैं ढूंढूंगा उस बेवफा औरत को
ढूंढूंगा और पूछूंगा उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। रानी, छोड़ो मुझे। बाला भैया मान जाइए। बाला बाहर ही होगा, रात भर से बंधा है। उसे देख कर आता हूं। बाला बेटा, भूल जाओ रानी को। उसे अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारने दो। खुश है वो दोनों, और किसी के खुशियों के बीच में आना अच्छी बात नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं तू समझ रहा है ना? हाँ बाबा, माफ कर दीजिए मुझे। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बंदे बंदे हाथ पैर दर्द कर रहे बाबा, खोल दीजिए ना। बहुत भूख लग रही है, खोल दीजिए ना बाबा। हाँ, खोलता हूं। बहुत भूख लगी है बाबा। हाँ बेटा, मैं अभी लाता हूं। जीजा भाई, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, छोड़ूंगा उसे नहीं मैं बाबा। उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बाला मेरी बातों को बाला। बाबा रुकिए। क्या हुआ? बाला भाग गया और ये कहकर गया कि रानी को नहीं छोड़ेगा। अब ये कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएगा? और ऐसे में कैसे ढूंढेंगे उसे? पुलिस ढूंढेगी। वो कैसे भैया? मैं बाला के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज करूंगा। नहीं बाबा, अब
पुलिस में शिकायत मत कीजिए। किसी तरह बाल भैया को आप, भीम और आनंद भैया मिलकर ढूंढ लेंगे। मंजुला, अब यही एक रास्ता बचा है बाला को खोजने का। राम जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बाप होकर बेटी के खिलाफ शिकायत लिखवाएंगे? नहीं, एक चिंतित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। बाला भैया हमारे भाई हैं, इसलिए उनके लिए दुखी होना सही है। लेकिन बाबा भी सही कह रहे हैं, क्योंकि बाला भैया जो करने के लिए निकले हैं वो एक अपराध है, और अपराध का अंदेशा होते हुए भी सरकार को ना बताएं तो वो भी एक अपराध है। क्योंकि अभी बाला भैया को बचाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस अपराध को रोकें, क्योंकि अपराधी चाहे खुद का भाई हो या दुश्मन, अपराध अपराध होता है। बाबा चलिए हम बाला भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। बाला भैया को कुछ नहीं होगा, आप मत रोइए। जहरीली शराब पीकर जो मरे हैं उन सब का नाम लिखवाइए, पुलिस अभिलेख में लगेगा। लिखिए गुरुदास, लखवीर, निमाई। अरे महाराज आ गए। महाराज कल्याण। ये ईश्वर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? एक साथ इतने परिवार वालों की खुशियां छीन कैसे सकता है? उसे दया नहीं आई। ईश्वर ने जान नहीं ली है, सबके सब दारू पीकर मरे हैं। आपका ईश्वर सबका हाथ पकड़कर दारू पीने से रोकता? आप कानून के आदमी हैं, धर्म नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे कि वो ईश्वर जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो इतने सारे लोगों की जानें चली कैसे जाती है? हाँ, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए यही सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने एक सामूहिक पाप किया है। कैसा पाप? वो छोटी जाति का बाला इनकी जाति की एक लड़की रानी को लेकर भाग गया और ये चुपचाप बैठकर देखते रहे। विरोध करने के लिए भी ये बाहर नहीं निकल आए। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है? ज्यादा अर्थ मत निकालिए दरोगा जी। सिर्फ ईश्वर की कृपा से बाला रानी को भगाकर ले जाने में सफल नहीं हो पाया।
बल्कि रानी लौट कर अपने पति के घर वापस आ गई और बाला दारू पीने लगा। ईश्वर ने दारू को अपना माध्यम चुना और इनके परिजनों को सजा दी। बाला को भी दंड दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब आप जाइए यहां से, आपका यहां कोई काम नहीं है। चलो। अब भी समय बाकी है, अब भी जाग जाइए। उस भीमराव और उसके परिवार वालों से इन सारी मौतों का हिसाब मांगिए, सजा दे दीजिए उन्हें, वरना ये विपदा वापस आएगी। हाँ भाइयों, अब हम इस गांव में और मौत नहीं होने दे सकते। हम इन मौतों का हिसाब राम जी से लेंगे। चलो भाई, इतनी सारी मौतों का हिसाब उस राम जी और भीमराव को देना ही पड़ेगा। चलो चलो, बाला भैया, 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 बाला, बाला भैया। रुको राम जी, मुझे लगता है कि इस तरह से तो हम बाला को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए राम जी कि बाला कहाँ और किस दिशा में गया होगा। हो सकता है कि रानी को ढूंढते ढूंढते बाला कहीं और चला गया हो, और जो शराब पीकर लोग मरे हैं वो शराब बाला ने पी ना हो। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी हमें चल के बाला भैया को ढूंढना होगा। एक बार मिल जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई बाला को ढूंढ रहा है तो उसकी लाश वहां पेड़ के पीछे पड़ी है, जाओ देख लो। भैया अब ठीक तो ना भैया? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप भैया? तूने मुझे महेश, ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हैं भैया? छोड़ दो। तुम्हें इसे मार डालना है ना, मार डालो, लेकिन मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तसल्ली मिल गई थी ना जब जब तुमने इसे परेशान किया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे लिए जरा भी हमदर्दी नहीं बची थी। लेकिन इसके दिल में कुछ तो है जो तुम्हारे लिए भागकर वैसे दवा लेकर आया। जितनी तकलीफ तूने इसे दी है, इसके बदले वो तुम्हें यहां एक आध घंटा बेहोश छोड़कर जा सकता था। तुम्हारे जो अपने लोग हैं, आजकल तुम जिनके लिए काम करते हो, वो तुम्हें यहां छोड़कर चले गए। इसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसे मारना है ना, मारो, लेकिन इतना जरूर सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में इसके सिवा और कितने लोग हैं जो तुम्हें घायल भी करेंगे और तुम्हें मरहम भी लगाएंगे। खून का रिश्ता है ना, एक ही मां के बेटे हो ना। सोचो, सोचो जरा। कितना कुछ सुना दिया राम जी आपने, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये सही है और मैं गलत। राम जी जरा इससे पूछिए, जमीन के बंटवारे के बाद जब मैं एक गांव छोड़कर चला गया था, उसके बाद ये मुझसे मिलने आया नहीं। बचपन में हर त्योहार में हम बाहर घूमने जाते थे, गणपति पूजा हो, दिवाली हो, हर त्योहार में। लेकिन मैं जब से यहां से गया हूं, एक भी त्योहार को ये मुझसे मिलने नहीं आया। आना चाहिए था ना राम जी, छोटा भाई था ना, नहीं आया। बचपन से ये शरीफों में और मैं बदमाशों में गिना जाता था। लोगों के साथ साथ आई बाबा भी यही कहते थे। इसके लिए मुझे इससे चिढ़ हो गई। अरे 20 साल से चाय की दुकान चला रहा है, अपने दुकान में बिठाकर एक कप चाय भी नहीं पिलाई इसने। बुरा नहीं लगेगा राम जी? बताइए, बुरा नहीं लगेगा? भैया चुप हो जाओ, मत रो।
मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई। छोटा भाई था ना मैं, अगर चूक जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भैया। तुम दोनों भाई को गले मिलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम दोनों जैसे एक दूसरे के साथ खड़े थे वैसे ही हमेशा खड़े रहना। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को मजबूत करो। जीवन का कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मंगेश, मैं जाता हूं, शायद बाला को होश आ गया होगा। हाँ राम जी, आप जाइए, बाला को संभालिए। बाला, बस बेटा, चल घर चल, बस बहुत हो गया। हम लोग तेरे दुश्मन नहीं है बेटा। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। बाला, मुझे भगा ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज बाहर नहीं खाना चाहती। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। इनकी तकलीफ की चिंता तू मत कर। इनकी तकलीफ की चिंता महाराज भली भांति कर रहे हैं। तुम्हारे इस फालतू के भाषण से इन्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। भीमराव, ये लीजिए भभूत। जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वो सब लोग लीजिए। ये लीजिए। बाला ने जो पाप किया है और उससे जो ईश्वर रुष्ट हुए हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। आइए, भभूत ले लीजिए आप भी। लो भभूत लो, ईश्वर तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। आओ। नहीं पंडित जी, भीमराव जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अच्छा, ये महाराज का सिद्ध किया हो भभूत, ये गलत है। और ये छोटी जात का भीम जो बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है, वो सही है। नहीं चाहिए हमें महाराज का ये बबूत। भीमराव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तो ये शराब बंद होनी ही चाहिए। भीमराव, चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये शराब बंद होनी चाहिए। भीमराव, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो। हाँ भीमराव, इस शराब बंदी की मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, ये बंद होनी चाहिए, बंद होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, बंद होनी चाहिए। तुम सब औरतों का दिमाग खराब हो गया है। इस छोटे जात वाले भीम के साथ खड़ी हो, खुद तो दूषित होगी ही, साथ साथ धर्म को भी भ्रष्ट करोगी तुम लोग। हम भीम के साथ शराबबंदी के लिए है, इससे धर्म का क्या लेना देना? अरे जिस भीम की परछाई से हम सब अशुद्ध हो जाते हैं, उसका साथ दोगे तुम? कम से कम अपनी पति की इज्जत और जात का तो ख्याल रखा होता। अभी के अभी हटो उसके पीछे से। नहीं हटेंगे। जब
जब सुबह हम कुएं पे पानी भरने जाते हैं और पास के मोहल्ले की औरतें जब ये पूछती हैं कि क्यों रे, कल रात को तेरा पति दारू पी के आया था, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तब आप लोगों की इज्जत कहाँ चली जाती है? आप लोगों को समझा समझा कर थक गए, पर अब भीमराव ने आपको समझाने के अलावा एक और उपाय बताया है जो हम लोगों को सही लग रहा है। इस समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और अब हम वही करेंगे जो भीमराव कहेगा। अरे पति की इच्छा के खिलाफ जाना ही पत्नी के लिए पाप होता है, पाप। और यही पाप तुम्हें परिवार के विनाश की ओर ले जाएगा। पंडित जी, ये औरतें अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि खतरे में डालने की। लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। और पंडित जी, ये जो भभूत है वो बाद में भी काम करेगा ना? तो शराबबंदी के बाद अगर कोई संकट आता है तो ले आइएगा ये आपका भभूत। तुम लोगों का नाटक ऐसे खत्म नहीं होगा राम जी। तू रोकती रही तो आप मेरे बेटे को मारेंगे, ये गलती कभी मत कीजिएगा। वो आपकी भलाई की बात कर रहा है और आप तिलमिला रहे हैं। राम जी, तेरे बेटे से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपनी अपनी पत्नियों से निपटते हैं। और ऐसे नहीं मानेंगी ना तो डंडे के बल पर उन्हें ले जाएंगे। ये आपकी घर की औरतें हैं, कोई गुलाम नहीं। जो आपकी बातें नहीं मानेंगी तो आप उन्हें दंड देंगे। इनकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि ये जो भी करेंगी आपके भले के लिए ही करेंगी, और ये जो भी सोच रही हैं आपके भले के लिए ही सोच रही हैं। देखता हूँ कैसे तोड़ते हो भट्टी को। चलो काम करो, देखता हूँ कौन क्या करता है। तुम राम जी के सिर पर वार करना। वार होते ही राम जी जमीन पर गिर जाएगा और फिर भीमराव और आनंद राम जी के करीब, और तुम उन सारी औरतों में से किसी एक औरत के सिर पर वार करना। वार होते ही वो औरत जमीन पर गिर जाएगी, बाकी की सारी औरतें उस औरत के समीप। वार कितने हुए? सिर्फ 2, और पूरा तमाशा खत्म। हम सब थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर तब तक भी इन्होंने नहीं हटाया तो हम सब तोड़ देंगे। हाँ। आराम से ले चलिए, जल्दी ले चलिए। भीमराव, गुरुजी आप। व्यक्तिगत क्षति के कारण नायक युद्ध भूमि नहीं छोड़ता है। तनी उन लोगों को देखो, वो लोग किसके सहारे ये जंग लड़ने के लिए आई थी? तुम्हारे। और तुम ही उन्हें घायल और अकेला छोड़ के जा रहे हो। ऐसे में जंग लड़ने वाले नायक की विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। एक व्यक्ति कई बार खुद को ऐसे दोराहे पे पाता है, उस क्षण वो किस तरफ जाता है उससे ये तय होता है कि उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है। वो भरोसे लायक है या भरोसे लायक नहीं है।
धन्यवाद गुरुजी, मुझे जीवन का ये सबक सिखाने के लिए कि सच की लड़ाई में नायक के लिए सब अपने होते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप सबसे दूर एक कदम भी नहीं जाना चाहिए था। अब आप सबकी लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और बिना जीत हासिल के यहाँ से नहीं लौटेंगे। आप इन्हें वैद्य जी के पास ले जाइए, इलाज करवाइए इनका। चलिए इन्हें ले चलते हैं। उठाओ इसे। यही नहीं, आप सब भी जाएंगे यहाँ से। भीमराव, जहरीली शराब कैसे बनी, क्यों बनी, यह एक जांच का विषय है। इसके लिए शराब की भट्टी बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी? वो इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था तय करती है कि किस उत्पाद को बिकना चाहिए और किसे नहीं, तुम नहीं। ये व्यवस्था किसके लिए है? जनता के लिए। तो ये जनता तय करेगी, और वो जनता हम हैं, और हम सब चाहते हैं कि ये शराब की भट्टी बंद हो। ये कुछ लोग जनता नहीं होते। लेकिन प्रशासन तक आवाज पहुंचाने के लिए एक आवाज भी काफी होनी चाहिए। ये तो फिर भी ज्यादा है। फालतू की बहस नहीं। आधे दिन का समय देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस बुलाकर डंडे मरवाकर यहाँ से भगाऊंगा। आधा दिन नहीं, हम आपको उतना समय देते हैं जितना आपको चाहिए। ये भट्टी बंद होगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए। चलो चलो। दीजिए जवाब। शायद आपने अपने घर में ढंग से नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है कि मेरी आई अगर किसी चीज को ठान लेती थी तो उसे वो करती ही थी। मुझे लगता है कि इन सारी औरतों में भी समान इच्छा शक्ति होगी, समान संकल्प होगा, और ये सिर्फ यहाँ की ही नहीं बल्कि पूरे सातारा की शराब की भट्टियां बंद करके ही जाएंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। देखो भीमराव, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से माहौल बिगड़ सकता है, तुम पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, तुम्हें सजा भी हो सकती है। और उन लठैतों ने यहाँ आकर जो मारपीट की, उससे व्यवस्था भंग नहीं हुई। जाइए पहले जाकर उनको पकड़िए। हमारे रहते भीम का कोई कुछ नहीं कर सकता, और मेरे रहते इनको भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुम्हें शासन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। चाहिए। क्या है? तलाशी लेने आए हैं महाराज। तलाशी? जी हाँ, तलाशी। जाइए काकी, महाराज तो हक और धर्म के साथ खड़े होने वालों में से हैं। ये वाला आपको तलाशी लेने से क्यों रोकेंगे?
क्या हुआ? महाराज, अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। चल चल। छोड़ छोड़िए, चलो। किसने भेजा किसने तुझे? बोल। शांत हो जाओ तुम दोनों। अरे तुमने तो हमसे कहा था कि गरीब हो, भूखे हो, प्यासे हो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इसलिए तो हमने तुम्हें शरण दे दी। ले जाओ इन्हें और कानून के हिसाब से जो भी सजा उचित हो दे दो। ले चलो इन दोनों को। कहा था ना महाराज कि एक दिन आपको इस गांव से भगा कर आऊंगा, लेकिन आप जैसे लोगों को गांव से भगाने से पहले लोगों के मन से भी निकालना जरूरी है, और उसकी शुरुआत आज हो गई है। आप चाहे उन दोनों लठेतों को अपने घर में छुपाने का जो भी कारण इन्हें समझाए, लेकिन ये समझेंगी नहीं। आपकी भाषा में कहूँ तो पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है, और आपका पाप का घड़ा भर गया है। प्रणाम महाराज। हमारी इज्जत को ऐसे चौक चौराहे पर नीलाम करोगी? अब चुपचाप घर चल, बहुत नाटक हो गया है तेरा। औकात भूल गई है तू, डांट खाएगी ना तो समझ में आएगा। देखा भीमराव, सारा तमाशा खत्म। अब ये औरतें जबरन उनके घर लौटा ली जाएगी। 4 लाते खाएंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो। महाराज, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अब ये औरतें क्या करने वाली है। आप सारी औरतों को आपके पति बलपूर्वक यहाँ से ले जाने के लिए अवश्य आएंगे, लेकिन उस समय आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। उनकी ज्यादती के जवाब में उन्हें आईना दिखाना होगा। उनसे ये भी कहना होगा कि वो आपके पति होकर भी आपका साथ नहीं दे सकते, तो आप भी उनसे कोई रिश्ता मत रखिएगा। पर इस तरह से तो हमारे पति हमें छोड़ देंगे ना। और आप सबके इसी डर का वो लोग फायदा उठाते हैं, और अधिकांश पुरुषों को यही आत्मविश्वास रहता है कि उनकी पत्नियां किसी भी हाल में उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। इसलिए इस बार हिम्मत कीजिए, भीमराव पर विश्वास रखिए, आपका कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा। तो ठीक है, आज से आपसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। मुझे जो करना है करने दीजिए। हम सारी औरतें अपने अपने पतियों से आज सारे रिश्ते तोड़ते हैं। बस बस, अच्छे से रहना। अब इस घर में तू ही है जो हम सबको एक साथ अच्छे से रख सकती है।
और मुझे इस बात की खुशी है कि तू अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है और निभाने भी लगी है। हम सबको तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। ज्यादा नहीं खलेगी दीदी, आपके भैया ने बोला है ना, आपके रहने का इंतजाम वो कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। बाला, घर में तुम सबसे बड़े हो, इन सब का ख्याल रखना। रंजन, मंगेश, तुम दोनों आते जाते देखते रहना। राम जी, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ, हम सब ख्याल रखेंगे। चलो जीजा भाई। बैठो। और हाँ, जब वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम सबको बुला लूंगा। तुलसा, मंजुला, रोना नहीं है? चलो भाई। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव झूम, घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे आए। भीमराव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ इधर आओ। क्या हुआ, कहिए। भीमराव, जब तुमने सफाई शुरू ही कर दी है तो पूरा साफ कर दो। कुछ समझा नहीं काका। तुमने शराबबंदी करवाई है ना, ये महाराज शराब से भी ज्यादा जहरीले हैं। इसे कुछ भी करके इस सतारा से भगाना ही होगा। महाराज चाहे जितने जहरीले हो, आप ही बताइए, इस समाज में जहर किसके पास नहीं है। जब महाराज यहाँ नहीं थे तो सतारा क्या बहुत अच्छा था। हम रोज अपमान से नहीं जीते थे। सब कुछ ठीक होने में बहुत समय लगेगा। चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन इस महाराज को सतारा से भगाना ही होगा। मेरा अपना अनुभव कहता है, जब हम सब मिलकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करते थे और तुम्हारा परिवार उससे डटकर मुकाबला करता था, तब कहीं ना कहीं कसम खाकर कहता हूं, हम सब थक जाते थे और धीरे धीरे तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर हो जाते थे। लेकिन इस महाराज ने कभी हमें थकने नहीं दिया। जब भी नफरत की आग धीमी पड़ जाती थी, ये महाराज उसमें घी डालकर भड़का देते थे। भीमराव, इस महाराज के जाने से हमारे समाज में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। इसलिए भीमराव, इस महाराज को इस सतारा से भगाने का तरीका बताओ। देखिए काका, आप महाराज का जो सच जानते हैं सबके सामने ला दीजिए। महाराज खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि महाराज को गांव से निकालने के साथ साथ लोगों के मन से भी निकालना जरूरी है। महाराज, मैं जानता हूँ तुम फिर कोई ना कोई योजना बना रहे हो, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी योजना में फंसाऊंगा। इसके पहले कि कोई हमारी काट ढूंढ कर निकाले,
हमें सातारा गांव से भाग जाना चाहिए, किंतु तुरंत अगर हम भाग गए तो वो पंडित या सेठ को संदेह हो जाएगा कि उस चोरी में हमारी भी हिस्सेदारी होगी। नहीं, यदि वो सेठ या पंडित हमारे खिलाफ हो गया, ना तो हम इस सातारा गांव से भाग पाएंगे और ना ही किसी और जगह जाकर इस धर्म के धंधे को बसा पाएंगे। इसलिए सर्वज्ञ महाराज, फिर एक बार अपनी वही छवि बना दीजिए जो इस सातारा गांव में आते समय बनाई थी, और एक बार वो बन गया तो हम इस सातारा से चले जाएंगे, ताकि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े तो हम वापस भी आ जाएंगे। इसके बारे में कुछ तो सोचना होगा। प्रणाम महाराज। महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, दरअसल कल से हमारा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। बार बार ये सवाल हमारे मन में आ रहा है कि जिस समाज का व्यक्ति ईश्वर के घर में चोरी करने के लिए पहुंच सकता है, उस समाज का पतन किस हद तक हो चुका है। और इसलिए संपूर्ण शांति के 5 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को हम सामूहिक हवन पूजा करते हैं। लोगों को जाकर कहिए कि जितना हो सके दान करें, क्योंकि ग्रहों में चंद्रमा शांति का प्रतीक माने जाते हैं और चंद्रमा की पूजा से सब कुछ शांत होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। ठीक है महाराज, हम पूजा आयोजन का प्रबंध करते हैं। और मैं जाकर गांव वालों को सूचित करता हूं महाराज। और उसी पूजा हवन के अंत में सारा दान वान लेकर, लोगों से इजाजत लेकर हम सातारा छोड़ देंगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ राम जी जो तुम यहाँ आ गए। जहाँ तुम पहले काम करते थे वहाँ भी मैंने पता किया, तुम बहुत कुशल मुंशी हो। धन्यवाद सेठ जी। तो ठीक है, आइए मेरे साथ, सब कुछ समझा देता हूँ और पैसे वैसे की बात कर लेंगे। सेठ जी, पैसे आप जो उचित समझे दे दीजिए। बस आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैं छोटी जात से हूं। अरे भाई, हम सभी यहाँ छोटी जात के हैं। ये काम अंग्रेजी हुकूमत का है। तालाब की खुदाई काम गरीब लोगों को दिया गया है और जिसका ठेका मेरे नाम पर है। और वैसे भी बड़ी जात के लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। सेठ जी, छोटा मोटा काम मुझे भी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। इनकी तनख्वाह कम पड़ जाती है, इसलिए। ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं। आइए।